अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ब्लड ऑन द ट्रैक्स बाय विलियम डैलरिम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस वीडियो में इस ब्लड ऑन द ट्रैक्स का एनालिसिस करेंगे, इसमें हम राइटर का इंट्रोडक्शन, थीम्स और स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। अपने चैनल पे इससे पहले मैंने बहुत सारे एनालिसिस दिए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाके पहले चेकआउट कर सकते हैं। मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम विलियम डैलरिम्पल की थोड़ी सी बायोग्राफी देख लेते हैं। विलियम डैलरिम्पल जो थे ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन मीन्स जो तारीख़ के लम्हात को, तारीख़ के इंसिडेंट्स को, इवेंट्स को लिखता है, और ये एक राइटर भी थे और उसके अलावा ये एक ब्रॉडकास्टर भी थे, जिनकी बर्थ हुई थी 20 मार्च 1965 को स्कॉटलैंड में। इनके जो मेनली बहुत सारे वर्क्स हैं वो हिस्ट्री और कल्चर पे बेस्ड हैं साउथ एशिया के। साउथ एशिया में आपके बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे मुल्क आ जाते हैं। इन पे इन्होंने बहुत सारा वर्क किया और स्पेशली इंडिया पे इन्होंने बहुत सारे जो है वो वर्क्स लिखे हैं। और ये जो थे अपने जितने भी वर्क्स लिखते थे उनसे पहले जितनी भी मतलब कि स्टोरीज़ लिखते थे, जितने भी वर्क्स लिखते थे उससे पहले ये इन डेप्थ रिसर्च करते थे, एक उस एरिया की, उस रीजन की बहुत सारी रिसर्च करते थे। उसके बाद ये वर्क्स लिखा करते थे और इनके वर्क्स को पढ़ता था, इनकी स्टोरीज़ को पढ़ता था, वो उसके बीच में गुम हो जाता था, मतलब कि उसके बीच में इंगेज हो जाता था। और लिटरेचर और हिस्ट्री में बहुत सारे वर्क्स करने पर इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी फेमस बुक्स में सिटी ऑफ डिजिन्स, द लास्ट मुगल और वाइट मुगल शामिल हैं। ये को फाउंडर और को डायरेक्टर भी हैं जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के लिए, जो कि दुनिया के सबसे बड़ी लिटरेरी गैदरिंग में से एक है। और इनके जो मेन इंटरेस्ट हैं डैलरिम्पल के वो आर्ट और फोटोग्राफी में है। अब हम ब्लड ऑन द ट्रैक्स की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली ये जो ब्लड ऑन द ट्रैक्स है ये विलियम डैलरिम्पल ने लिखा था जब वो साउथ एशिया में या फिर स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट में आए थे, और यहाँ पे उनकी एक पर्सन से मुलाकात हुई थी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और उसने जो जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी उस टाइम के जो वाक़यात हुए थे या इंसिडेंट्स हुए थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया था, और इन्होंने विलियम डैलरिम्पल ने उसे अपने इस वर्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट किया है। अब इसकी जो मेन थीम्स हैं, यानी उनका जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली थीम है मैस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है नकल मकानी, यानी एक पर्सन जो है वो एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाता है, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। अब जो 1947 की जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज़ बने थे, ये जो माइग्रेशन थी जिसमें लोग इंडिया से पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान से इंडिया गए थे, ये जो है वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन कंसिडर की जाती है। अब क्या हुआ कि जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई और सब कॉन्टिनेंट ने जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस ली ब्रिटिश रूल से, तो क्या हुआ कि दो कंट्रीज़ में बट गया सब कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान शामिल थे। अब क्या हुआ कि जितने डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, जिसमें सिख थे और हिंदू थे और मुस्लिम्स थे मेजॉरिटी में, तो क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स थे मेजॉरिटी में उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया, पाकिस्तान ट्रैवल किया इंडिया से, और जो सिख और हिंदूस थे उन्होंने पाकिस्तान से इंडिया की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी जैसे सिख, हिंदू और मुस्लिम्स को ये कहा गया कि जितने जो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग रिलीजियस जो है वो कंट्री है, मुल्क है, वहाँ जाके वो रहें, उन्हें फोर्स किया गया था कि यहाँ से आप लीव कर जाएं और अपने कॉरस्पॉन्डिंग मुल्क में जाके रहना शुरू कर दें। अब विलियम डैलरिम्पल जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि वो अब्दुल मजीद से मिले थे, जो कि पंजाब में पैदा हुए थे। पंजाब जो कि अब इंडिया का पार्ट है, दो पंजाब हैं, जो बेसिकली एक इंडिया का पार्ट है, एक पाकिस्तान का पार्ट है। जो इंडिया का पार्ट था उसमें अब्दुल मजीद की बर्थ हुई थी। अब सितंबर 1947 को उन्हें कहा गया था कि वहाँ से निकाल दिया गया था और कहा था कि एज ही वॉज ए मुस्लिम, तो उन्हें कहा गया था कि आप यहाँ से चले जाएँ पार्टीशन के बाद। तो इसलिए वो और उनकी फैमिली जो है वो सबसे पहले एक रेफ्यूजी कैंप में गए थे,
जो रेफ्यूजीज़ के लिए बनाया गया था, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, तो कैंप्स लगाए गए थे जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी लोगों के लिए। और बेसिकली जो सैनिटेशन का जो ज़रूरत थी सबसे बड़ी, वो भी अवेलेबल वहाँ पे नहीं थी। तो उस टाइम जो अब्दुल मजीद थे, इनकी जो एज थी वो 15 ईयर्स थी। तो ये जो है वो इंडिया से पाकिस्तान ट्रैवल करके गए। यानी बेसिकली विलियम डैलिम्पल बताना चाह रहे हैं कि उस टाइम यानी सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन के दौरान कितने लोग जो है वो इंडिया से पाकिस्तान है और पाकिस्तान से इंडिया गए और उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, और कितनी जो है वो उन्हें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट थीम इज़ वायलेंस। अब जो सब कॉन्टिनेंट की जब पार्टीशन हुई थी उस टाइम जो वायलेंस देखी जा रही थी, चाहे वो हिंदूज़ थे, मुस्लिम्स थे या सिख्स थे, सब ने देखी थी वायलेंस, और तीनों पार्टीज़ की तरफ से हो भी रही थी और देखी भी जा रही थी। तो ये जो वायलेंस थी ये सबसे बड़ी एक जैसे कहते हैं वायलेंस थी जो कि हिस्ट्री में देखी गई। अब क्या हुआ कि रिलीजियस बेस की बुनियाद पर हिंदूज़ और सिख्स जो हैं वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हो गए और मुस्लिम जो हैं वो हिंदूज़ और सिख्स के ख़िलाफ़ हो गए। अब क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुई तो मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदूज़ के ख़िलाफ़ सिख्स के ख़िलाफ़ हो गए, हिंदूज़ और सिख्स जो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हो गए। तो इस वजह से बहुत सारी वायलेंस हुई जिसमें रेप्स वगैरह और कत्ल कर देना, इस तरह के एक्ट्स जो हैं वो शामिल थे। अभी भी जो डेथ टोल है, यानी कि कितने लोगों की उस टाइम डेथ हुई थी, इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, क्योंकि इतने लोग जो हैं वो वायलेंस का शिकार हो गए थे कि उस टाइम पहचान में नहीं आ रहा था। लेकिन ये कहा जाता है कि थाउजेंड से मिलियन तक जो लोग थे ना वो जो है वो मारे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट थीम है ट्रेन मैसेकर्स। यानी कि जैसे दोनों कंट्रीज़ के अगर लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो हिंदूज़ हों, चाहे मतलब कि इंडिया से बिलोंग करते हों या पाकिस्तान से बिलोंग करते हों, तो दोनों को पता है कि ट्रेन वाक़यात मतलब कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं। अब क्या हुआ कि पार्टीशन, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई 1947 में, तो ट्रेन मैसेकर्स बहुत सारे हुए जिसमें बहुत सारे जो इनोसेंट लोग थे उनकी जानें चली गई थी। तब हुआ जब लोग जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे या पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे। अब इसमें बहुत सारे मैसेकर्स हैं जिनमें से 2 जो हैं वो मेन है। सबसे पहला है द स्पेशल ट्रेन मैसेकर, जो कि हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब इसमें क्या हुआ कि एक स्पेशल ट्रेन जो है वो आ रही थी जो कि मुस्लिम्स को दिल्ली से पाकिस्तान लेकर आ रही थी, और ये जो है उसको अटैक किया गया था और बहुत सारे जो हैं वो लोग इसमें उनकी डेथ हो गई थी। उसी तरह है पंजाब एक्सप्रेस मैसेकर जो कि 14 अगस्त 1947 को हुआ था, और इसमें जो है वो मोस्टली सिख और हिंदूज़ थे, मुस्लिम्स भी थे लेकिन सिख और हिंदूज़ जो है वो ज़्यादा तादाद में थे, और इस ट्रेन को अटैक किया गया था और इसमें बहुत सारे जो हैं वो इनोसेंट लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट थीम इज़ रेफ्यूजी क्राइसिस। अब जब इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे लोग, तो सबसे बड़ा मसला क्या बन गया था कि उनके लिए रहने की जगह या उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करनी है वो कहाँ से प्रोवाइड करें, क्योंकि उस टाइम जो है वो इतने एक्सपेंसेस मौजूद नहीं थे, ना ही इंडिया के पास और ना ही पाकिस्तान के पास, कि वो अपने लोगों को बेसिक फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अब क्या किया गया कि पाकिस्तान इंडिया दोनों की तरफ से कैंप्स लगाए गए उन लोगों के लिए जो वहाँ से यानी मुहाजिरीन जो थे वहाँ से भी आ रहे थे और यहाँ से भी जा रहे थे, तो उनके लिए कैंप्स लगाए गए, लेकिन उनमें बेसिक सैनिटेशन की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेन डिजीज़ जो था वो कॉलरा की डिजीज़ जो है वो फैलने लगी थी और बहुत सारे लोगों की तो इसी वजह से ही डेथ हो गई थी। अब हम आ जाते हैं स्टाइलिस्टिकल एनालिसिस या स्टाइलिस्टिकल डिवाइसेस जो ब्लड ऑन द ट्रैक्स में यूज़ की गई हैं। अब स्टाइलिस्टिकल डिवाइसेस क्या होती हैं? ये टेक्निक्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, ये मैसेजेस होते हैं जिससे हम जो है वो इनर थॉट्स को, इनर आइडियाज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब कि जो आपको अपेरेंटली तो है वो
एक सिंपल सा आपको पैराग्राफ या एक सिंपल सा टॉपिक नज़र आएगा, लेकिन जो उसके इनर जो थॉट्स या मीनिंग्स हैं जो राइटर प्रेजेंट करना चाह रहा था, वो स्टाइलिस्टिकल डिवाइसेस जो हैं वो प्रेजेंट करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ इमेजरी। अब इमेजरी में क्या होता है कि एक राइटर जो है वो बहुत सारी डिटेल्स यानी कि एक जो है जो पिक्चर एक इवेंट की या एक स्टोरी की जो है वो प्रेजेंट करता है, और ताकि एक रीडर के माइंड में जो है वो एक मेंटल इमेज बैठ जाए उस सिचुएशन की, उस स्टोरी की, उस हिस्ट्री की। और मेंटल इमेज जब बनेगी तो उनके इमोशंस, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स जो हैं वो अराइज होंगे। जैसे सबसे पहले बताया गया है कि जो अब्दुल मजीद है उसकी एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जैसे हैनेड हेयर, हैवी प्लास्टिक स्पेक्टिकल्स, स्पार्कलिंग क्लीन शलवार कमीज़, मैग्निफिसेंट थ्रोन और महगनी डेज, जो कि एक मेंटल इमेज बना रही हैं अब्दुल मजीद की रीडर के माइंड में कि वो कैसा दिखता था उस टाइम पे, या जब राइटर देख रहे थे तो वो कैसी उसकी पेरेंट्स होनी चाहिए, इस लिहाज से जैसे उसने राइटर ने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। उसी तरह एक और वर्ड दिया गया है मूनसून रेन्स, जो कि एक मेंटल इमेज रीडर के माइंड में क्रिएट करती है कि माइग्रेशन के दौरान जो हार्श कंडीशंस थी, जो हार्ड कंडीशंस थी, जो रेफ्यूजीज़ को या महाजरीन को पेश आई थी। नेक्स्ट डिवाइस इज़ सिंबलिज़म। सिंबलिज़म की क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स, कलर्स और कैरेक्टर्स को जो है वो हम यूज़ करके किसी और चीज़ के बारे में जो है वो उसके इनर थॉट्स और परसेप्शंस को जो हैं वो इनर आइडियाज़ को प्रेजेंट करें। जैसे कि जब राइटर देख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन की प्लेट होती है उस पे लिखा होता है और ऑब्जेक्टिव स्पीड कम सेफ्टी, जो कि अब्दुल मजीद के रोल को भी सिंबलाइज़ कर रहा है, और दूसरा जो है वो स्टेशन जो बाकी जितने भी स्टेशन पे काम करने वाले लोग हैं उनके फोकस को, उनका क्या फोकस है और उनका फोकस क्या है यानी कि मुसाफिर के वेल बीइंग के लिए, और अपनी एफिशिएंसी को डिस्क्राइब करना, ये सिंबलाइज कर रहा है ये जो प्लेट पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब सेम कॉन्सोनेंट या वॉल साउंड वर्ड के स्टार्ट में जो है वो हमें नज़र आ रहे हों, जैसे स्पार्कलिंग और शलवार, तो दोनों सेम साउंड्स हैं। अब नेक्स्ट इज़ रेपिटेशन। रेपिटेशन में क्या होता है कि वर्ड्स, फ्रेजेस या आइडियाज़ को रिपीट किया जाता है, बार बार बताया जाता है किसी भी वर्क में, कि ताकि उस पर जोर दिया जाए या एम्फसाइज किया जाए कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस वर्क में इन अर्ली सितंबर 1947 बहुत बार रिपीट किया गया है। क्योंकि उस टाइम पीरियड को, यानी कि हम सिर्फ इसको ना लें 1947 को, इससे बहुत बार रिपीट किया गया है, क्योंकि उस टाइम पीरियड को सब कॉन्टिनेंट की जब पार्टीशन हुई थी उसको वो बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहते हैं विलियम डैलिम्पल, तो इसलिए इसको बार बार रिपीट किया गया है। अब नेक्स्ट इज़ डिक्शन। डिक्शन में क्या होता है कि कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं या फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं जिससे राइटर जो है वो एक इमोशनल जो है वो फीलिंग क्रिएट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेल्ड, वॉक, रेफ्यूजी कैंप और कॉलरा के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ताकि सीरियस टोन क्रिएट की जा सके उस टाइम पीरियड की, कि जिस टाइम पीरियड पे सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई थी। द नेक्स्ट इज़ पर्सनल नरेशन। पर्सनल नरेशन एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म है या राइटिंग की फॉर्म है जिसमें राइटर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, परसेप्शंस को जो है वो पेश कर रहा होता है पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि इसमें यूज़ किया गया है वी, आर, माई को यूज़ किया गया है। एंड लास्ट डिवाइस इज़ पैथोस। पैथोस में जो होता है वो ये बेसिकली रेफर्स टू इमोशंस। तो इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वो कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस को यूज़ करता है ताकि रीडर को जो ऊपर है वो एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो, या उसके अंदर सिंपैथी की एक फीलिंग जो है वो अराइज हो। जैसे कि जब अब्दुल मजीद कहता है कि मैं
मेरी उस टाइम एज सिर्फ आई वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, यानी सिर्फ मेरी एज 15 ईयर्स थी जब मेरी मदर की डेथ हुई थी और जब सब कॉन्टिनेंट जो है वो उसकी पार्टीशन हुई थी। तो ये ऑडियंस में या रीडर्स में जो है वो एक सिंपैथी की फीलिंग जो है वो अब्दुल मजीद के टूवर्ड्स जो है वो क्रिएट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ब्लड ऑन द ट्रैक्स बाय विलियम डैलरिम्पल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, give your views about the video in the comment section and don't forget to subscribe my channel. Thank you.